Hello everyone, my name is Dr. Muskan Gupta. I welcome you all to the Swarnima Institute YouTube channel. So, continuing with our topic cell envelope in prokaryotes. प्रोकैरियोट्स जैसे कि हम जानते हैं कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके अंदर वेल डिफाइंड सेल एनवेलप प्रेजेंट होता है. तो जो सेल एनवेलप है, जो प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल एनवेलप है, वो 3 लेयर टाइट स्ट्रक्चर होता है. उसके अंदर सबसे आउटर मोस्ट क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होता है. फिर उसके इनसाइड सेल वॉल प्रेजेंट होती है और उसके इनसाइड सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. तो हमने क्या पढ़ा कि जो सेल एनवेलप है प्रोकैरियोट्स के अंदर, वो 3 लेयर टाइट स्ट्रक्चर है जो कि हमको प्रोटेक्ट कर रहा है. मतलब जो बैक्टीरिया है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम आउटर इंजरी, फ्रॉम बैरियर्स, उससे प्रोटेक्ट कर रहा है. तो जो सबसे आउटर मोस्ट है डेट इज़ ग्लाइकोकैलिक्स, देन देर इज़ सेल वॉल एंड उसके इनसाइड है सेल मेम्ब्रेन. अब ये जो एवरी लेयर है, मतलब ये जो तीनों लेयर्स हैं, इनके अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं, उनके डिस्टिंक्ट फंक्शंस हैं, लेकिन कलेक्टिवली एक तरह से तीनों मिलके क्या काम कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम कर रहे हैं. तो वो ये क्वेश्चन है कि कैसे ये प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम कर रहा है. अब बैक्टीरिया जो है आगे उनको 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है, एक ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स और एक ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स. अब ये क्या बेसिस है कि किस बेसिस के ऊपर इनको दोनों को डिवाइड किया गया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स के अंदर. जो सेल एनवेलप है उसके अंदर जो डिफरेंसेस है उसके बेसिस के ऊपर जो ग्राम साइंटिस्ट थे उन्होंने ग्राम स्टेन डेवलप की. अब जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन ले रहे हैं, जो सेल एनवेलप है उनका ग्राम स्टेन ले रहा है, तो ग्राम स्टेन पॉजिटिव मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गए, और जो नहीं ले रहे हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, डेट इज़ पिंक बैक्टीरिया हो गए. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. अब ऐसे ही जो हमने देखा था कि सेल एनवेलप की सबसे आउटर मोस्ट लेयर थी डेट इज़ ग्लाइकोकैलिक्स. तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो भी 2 टाइप्स की होती है. एक तो होती है लूज शीथ स्लाइम लेयर. यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है. इसके अंदर ये सेल है, सेल के चारों तरफ एक स्लाइमी सी लूज सी लेयर है ना, जो इरेगुलर देखने को मिल रही है अपने को, वो है स्लाइम लेयर, ये लूज शीथ है. जबकि जो दूसरा टाइप है वो है कैप्सूल. तो ये सेल है, इसके आउटर मोस्ट यहाँ पे कैप्सूल बना हुआ है, दिस इज़ थिक एंड टफ. तो ग्लाइकोकैलिक्स कितने टाइप की हो गई, 2 टाइप की हो गई, लूज शीथ स्लाइम लेयर एंड थिक एंड टफ कैप्सूल. और ये भी क्या काम कर रही है, वो ये भी काम कर रही है, मेक कर रही है, एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम कर रही है. अब जो ग्लाइकोकैलिक्स है उसके इनसाइड क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है. तो सेल वॉल का क्या फंक्शन है, सेल वॉल जो है वो सेल की शेप को डिटरमाइन करती है कि सेल की एक फिक्स्ड शेप होती है, वो किसकी वजह से है, सेल वॉल की वजह से है. और वो उसको स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है ताकि जो बैक्टीरिया है वो बर्स्ट ना हो या कोलैप्स ना हो. अब बैक्टीरिया किस केस में बर्स्ट या कोलैप्स हो सकता है. अब जो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया हो गया, उसका साइटोप्लाज्म है एंड डेट इज़ सेल वॉल, ये सेल वॉल हो गई. ठीक है, अब अंदर का मीडियम मान लीजिए हाइपरटोनिक है और बाहर का मीडियम है हाइपोटोनिक. हाइपरटोनिक इन द सेंस कि अंदर जो है वो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है ज़्यादा और बाहर जो है वो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है कम. तो टेंडेंसी क्या होती है, हमेशा वाटर की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाने की, कि जो वाटर है वो अंदर हाइपरटोनिक मीडियम की तरफ आने की कोशिश करेगा, तो जो सेल है वो फूल जाएगी. अब एनिमल सेल है डेट इज़, उसके अंदर तो केवल सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि जो प्लांट सेल है उसके अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है. तो जो एनिमल सेल है वो तो बर्स्ट आउट हो जाएगी अगर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट से ज़्यादा उसके अंदर वाटर गया तो, लेकिन जो प्लांट सेल है वो बर्स्ट नहीं होगी. क्यों, क्योंकि उसके चारों तरफ सेल वॉल प्रेजेंट है जो कि उसको बचा लेगी फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग. अगर सेल मेम्ब्रेन होती तो, अगर केवल सेल मेम्ब्रेन होती तो वो बर्स्ट हो जाती सेल, लेकिन अब उसके अंदर एक सेल वॉल है जो कि उसको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है ताकि वो सेल बर्स्ट नहीं हो रही है. तो ये कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर हो रहा है यहाँ पे. अब आगे सेल मेम्ब्रेन. अब सेल मेम्ब्रेन के क्या फीचर होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है. वो कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, कुछ आयंस होते हैं, उनको वो परमिएबल होते हैं सेल मेम्ब्रेन के प्रति, लेकिन कुछ जो आयंस हैं, कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इम्परमिएबल होते हैं. तो वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब सेलेक्टिव चीज़ों को परमिएट कर रही है. परमिएबल मीन्स अपने थ्रू जाने दे रही है. अब सेल मेम्ब्रेन जो है उसका एक एक्सटेंशन प्रेजेंट होता है पर्टिकुलरली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर. ये हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे. सेल मेम्ब्रेन में एक एक्सटेंशन है, एक मॉडिफिकेशन है सेल मेम्ब्रेन का जिसको हम कहते हैं मीजोजोम. तो मीजोजोम क्या है, इन फोल्डिंग्स है सेल मेम्ब्रेन की.
अभी किस फॉर्म में हो सकते हैं, वेसिकल्स की फॉर्म में भी हो सकता है, वेसिकल्स इन द फॉर्म वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में भी हो सकता है, लैमिले की फॉर्म में भी हो सकते हैं, दिस इज लैमिले, लैमिले की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो जो मीजोजोम है वो सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स है, इन फोल्डिंग्स है, मतलब ये हमारी सेल है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे है, ये सेल वॉल हो गई बाहर, तो इसके यहाँ पे इन फोल्डिंग्स प्रेजेंट है, तो वो क्या है, हमारे मीजोजोम है। अब मीजोजोम की क्या फंक्शन है, अगर हमारी सेल के अंदर कोई एक स्ट्रक्चर है तो हर स्ट्रक्चर का कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है, कोई ना कोई फंक्शन है, इस वजह से ही वो उसके अंदर प्रेजेंट है। तो मीजोजोम का क्या फंक्शन है, मीजोजोम जो है वो सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहे हैं, डीएनए मल्टीप्लिकेशन में हेल्प कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं सेल की, सिक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर रहे हैं, जैसे कि विलाई होती है, विलाई होती हैं जो, उनका भी स्ट्रक्चर इस तरह से ही होता है, तो वो भी क्या करती हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती है, मतलब अब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा सरफेस एरिया से होएगा, तो सिक्रीशन में हेल्प कर रही है, सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंक्रीज़ कर रही है, और जो एंजाइमेटिक कंटेंट है वो भी प्रेजेंट होता है मीजोजोम के अंदर। तो मीजोजोम के बहुत सारे फंक्शंस हो गए। तो क्या क्या फंक्शन है मीजोजोम के, सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प कर रही है, मतलब डीएनए मल्टीप्लिकेशन में हेल्प कर रही है, रेस्पिरेशन ऑफ सेल में हेल्प कर रही है, सिक्रीशन में हेल्प कर रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर रही है, और उसके अंदर एंजाइमेटिक कंटेंट भी प्रेजेंट है, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी है वहाँ पर। फिर हम आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। अभी तक हमने बात की प्रोकैरियोटिक सेल की। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थी वो क्या थी, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे, उनके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ जो प्रॉपर वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन थी वो एब्सेंट थी, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, उनके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब यूकैरियोटिक सेल कौन कौन सी हैं, तो यूकैरियोटिक सेल्स में हम किसको काउंट करेंगे, सारे के सारे प्रोटिस्ट जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में आ गए, प्लांट्स जो है वो यूकैरियोटिक सेल में आ गई, एनिमल्स यूकैरियोटिक सेल में आ गए, फंगाई जो है वो भी यूकैरियोटिक सेल्स में आ गई, मतलब कि ये सारे जो हैं वेल डेवलप्ड हैं, मतलब यूकैरियोटिक एडवांस्ड, ठीक है। अब इनके अंदर क्या यूकैरियोटिक सेल के क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि यूकैरियोटिक सेल में है। इनके अंदर मैंने पहले भी बोला था कि एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म का, जो साइटोप्लाज्म है पूरा का पूरा वो कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। क्यों डिवाइडेड है, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंस है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। अब सेल ऑर्गेनेल्स बहुत सारी है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइजोसोम्स हो गए, न्यूक्लियस हो गया, ये सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो उस साइटोप्लाज्म को कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं, तो इस वजह से इसके अंदर एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। अब यूकैरियोटिक सेल प्लांट सेल भी हो सकती है, एनिमल सेल भी हो सकती है, तो क्या डिफरेंस है कि प्लांट सेल में कि ये वाला ऑर्गेनली या ये चीज़ प्लांट सेल में होएगी और एनिमल सेल में नहीं होएगी। तो जो प्लांट सेल है उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, हमने पढ़ा कि सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, उसके अंदर डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि इसके अंदर सेल वॉल होती है फिर सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लास्टिड्स प्लांट सेल है उसके अंदर प्लास्टिड होंगे, क्लोरोप्लास्ट वगैरह वो इसके अंदर ही होता है, तो प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा लेकिन एनिमल सेल के अंदर नहीं होता है। सेंट्रल वैक्यूल जो प्लांट सेल है उसके अंदर लार्ज 90% ऑफ द वॉल्यूम वो वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है, तो सेंट्रल वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो उसका न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी में होता है, जबकि एनिमल सेल है उसके अंदर जो सेंट्रल वैक्यूल है वो एब्सेंट होता है। अब एनिमल सेल में ऐसा क्या है, जो एनिमल सेल में तो प्रेजेंट है लेकिन प्लांट सेल में एब्सेंट है, जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो जो है एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं जबकि प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होता है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो कौन कौन से हैं, कि सारे प्रोटिस्ट हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गई, फंगाई हो गई, ये सारे के सारे क्या है यूकैरियोटिक सेल्स हैं। अब यूकैरियोटिक सेल में एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म का, किसकी वजह से, सेल ऑर्गेनेल्स की वजह से। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है कि प्लांट सेल में सेल वॉल, प्लास्टिड, सेंट्रल वैक्यूल ये सब प्लांट सेल में होते हैं जबकि एनिमल सेल में नहीं होते हैं, और एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है जबकि प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होता है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है कि एनिमल सेल में भी देखने को मिल रही है हमको, प्लांट सेल में भी देखने को मिल रही है, तो डेट इज़ यूनिवर्सल की हर के अंदर है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में भी और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब हम देख रहे हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर था वो 1950s के बाद आया, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की
इन्वेंशन हुई उसके बाद आया, मतलब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू उसको डिटेल स्टडी किया, उसके बाद हमें सेल मेम्ब्रेन के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में पता चला। ठीक है, जब हमने केमिकल स्टडीज़ की, स्पेशली जो आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल्स, ब्लड का कंपोनेंट, तो उससे हमने जो है सेल मेम्ब्रेन के पॉसिबल स्ट्रक्चर को डिडक्ट किया। उससे हमको क्या मिला, जो केमिकल स्टडीज़ हमने की उससे हमको मिला कि देयर आर 52% प्रोटीन और 40% लिपिड है। आरबीसीज़ के लिए हम बात करें स्पेसिफिकली कि उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर 52% तो प्रोटीन है और 40% लिपिड प्रेजेंट है उसके अंदर। ठीक है, अब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें जनरली कि सेल मेम्ब्रेन की क्या कंपोजिशन है, तो सेल मेम्ब्रेन की ओवरऑल कंपोजिशन ये है कि उसके अंदर ना 40% लिपिड प्रेजेंट होता है, 58 से 59% प्रोटीन प्रेजेंट होता है और 1 से 2% कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब मेजर पोर्शन इसके अंदर प्रोटीन का प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब प्रोटीन है, प्रोटीन क्या होता है, अमाइनो एसिड्स के ग्रुप, लिपिड्स हो गए वो फैट हो गए, कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है ना। तो अब प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड्स के बने हुए होते हैं, तो पर्टिकुलरली जो सेल मेम्ब्रेन है वो आर्जिनिन और लाइसिन जो अमाइनो एसिड है उससे रिच होती है, मतलब जो प्रोटीन्स हैं उसके अंदर आर्जिनिन और लाइसिन जो है वो मेजर अमाउंट में प्रेजेंट है, सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट है वो। ठीक है, अब लिपिड्स जो हैं वो लिपिड्स कौन कौन से प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मेजर लिपिड्स होते हैं वो फॉस्फोलिपिड्स होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मतलब मेजर लिपिड कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दैट इज फोस्फोलिपिड्स। फिर उसके बाद आते हैं कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड्स हो गए। ग्लाइकोलिपिड्स क्या कि लिपिड्स का कार्बोहाइड्रेट के साथ कॉम्बिनेशन, तो ग्लाइकोलिपिड्स हो गए। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब वेरियस मॉडल्स दिए गए थे हिस्ट्री में कि इस तरह से सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हो सकता है, मतलब बहुत सारे मॉडल्स आए कि ये वाला स्ट्रक्चर हो सकता है, फिर उसके बाद वो रिजेक्ट हो गया तो कोई दूसरा साइंटिस्ट, किसी दूसरे साइंटिस्ट ने दूसरा मॉडल दिया, तो ऐसे ऐसे इन्वेंशन होती रही कि भाई हाँ ये स्ट्रक्चर हो सकता है, ये स्ट्रक्चर हो सकता है। तो हम इस हिस्ट्री देखेंगे कि कैसे कैसे उसके बाद एक बेस्ट मॉडल आया जिसको हम फॉलो करते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसे है, तो वो किस साइंटिस्ट ने दिया वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो मॉडल आया वो सैंडविच और ट्राइलैमेलर मॉडल, जो कि डेविडसन और डेनाइल साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। उन्होंने क्या बोला, सैंडविच, मतलब सैंडविच क्या होता है कि 2 लेयर्स होती हैं ब्रेड की, एक ऊपर एक नीचे, उसके बीच में हम वेजिटेबल्स वगैरह की लेयर डालते हैं ना, तो सैंडविच मॉडल उसके नाम से। ट्राइलैमेलर 3 लेयर्स है ना, तो अब ये इसके अंदर कौन कौन सी लेयर की, जो बीच वाली लेयर है डेट इज़ फोस्फोलिपिड की, फोस्फोलिपिड बाई लेयर, एंड 2 जो सिंगल लेयर है आउटर वो प्रोटीन्स की। तो ये सैंडविच मॉडल हो गया कि मतलब जो आउटर 2 ब्रेड के काम कर रहे हैं वो तो प्रोटीन की लेयर काम कर रही है, और जो अंदर जो बीच में कॉमन लेयर जो काम कर रही है वो फोस्फोलिपिड की काम कर रही है, फोस्फोलिपिड बाई लेयर की काम कर रही है। तो ये सैंडविच मॉडल था। फिर एक जो मॉडल आया वो उसका नाम था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, सिंगल मेम्ब्रेन मॉडल, दैट इज़ रॉबर्टसन साइंटिस्ट ने दिया था वो। ठीक है, लेकिन ये जो दोनों मॉडल थे ना वो बाद में रिजेक्ट हो गए। क्यों रिजेक्ट हो गए, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन की जो सेलेक्टिव परमेबिलिटी नेचर है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि कैसे जो है सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल है, तो इस वजह से इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। अब सेलेक्टिव परमेबल तो होती ही है कि वो सेलेक्टिव चीज़ों को, सेलेक्टिव आयंस या मॉलिक्यूल्स को पास करती है अपने थ्रू, इस वजह से तो ये वाला जो मॉडल था वो रिजेक्ट हो गए दोनों मॉडल्स। उसके बाद जो मॉडल आया वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, दैट इज़ लेटेस्ट एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल। ये आज हम जो मॉडल फॉलो कर रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसका स्ट्रक्चर जो मॉडल से हम डिपिक्ट कर रहे हैं दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट ने दिया था, एंड 1972 में उन्होंने ये मॉडल दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये जो मॉडल है इसके अंदर क्या है कि ये बता रहा है कि जो प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ फोस्फोलिपिड की बहुत सारे, मतलब सी जो है जैसे सी के अंदर आइसबर्ग्स होती है ना, वैसे ही फोस्फोलिपिड्स की तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसके अंदर वो क्या कहता है कि प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ फोस्फोलिपिड की बहुत सारे फोस्फोलिपिड्स हैं, उसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है, मतलब जैसे स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि ये हमारी लेयर है प्रोटीन्स की, है ना, और ये हमारे फोस्फोलिपिड्स हैं, और यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन्स और यहाँ पे प्रोटीन्स प्रेजेंट है।
तो फोस्फोलिपिड की जो सी है उसके अंदर प्रोटीन एज अ आइसबर्ग की तरह काम कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि गुलाब जामुन जो है वो जैसे चाशनी होती है, तो गुलाब जामुन इन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर, तो उसके अंदर जो गुलाब जामुन है वो तो किसकी तरह काम कर रहा है, प्रोटीन की तरह, और जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है शुगर का वो फोस्फोलिपिड्स की तरह काम कर रहा है। अब जो हम एक्सप्लेन करते हैं कि फ्लूडिटी होती है, जो फोस्फोलिपिड जो लेयर है उसकी वजह से फ्लूडिटी प्रेजेंट होती है, कि जो प्रोटीन है उनका लेटरल मूवमेंट होता है विद इन द बाइलेयर, कि जो प्रोटीन्स हैं ये मूवमेंट कर पा रहे हैं, इनका लेटरल मूवमेंट हो रहा है विद इन द बाइलेयर, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्लूडिटी कहते हैं। इट इज़ क्वासी फ्लूड नेचर ऑफ लिपिड या फिर फोस्फोलिपिड। अब ये ऐसा क्यों होता है कि फोस्फोलिपिड में ऐसा क्या है कि फोस्फोलिपिड की वजह से जो प्रोटीन्स है वो लिटरली मूव कर पा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि फ्लूडिटी प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, क्योंकि जो फोस्फोलिपिड है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर रिच होता है। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो लिक्विड ही नेचर के होते हैं, बाय नेचर वो लिक्विड होते हैं, इस वजह से वो फ्लूडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और प्रोटीन्स जो है वो लिटरली मूव कर पा रहे हैं। अब फंक्शंस क्या है सेल मेम्ब्रेन की, कि सेल मेम्ब्रेन का क्या क्या फंक्शन होता है, कि सेल मेम्ब्रेन सेल ग्रोथ में काम आती है, सेल डिवीजन में काम आती है, सिक्रीशन में काम आती है, एंडोसाइटोसिस की किसी चीज़ को इनगल्फ करना है, उसका फैगोसिस करना है, फैगोसाइटोसिस करना है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, दो सेल के बीच के जंक्शंस की फॉर्मेशन में सेल मेम्ब्रेन का रोल है। तो सेल मेम्ब्रेन का क्या क्या फंक्शन में काम आती है सेल मेम्ब्रेन, सेल ग्रोथ में काम आती है, सेल डिवीजन में काम आती है, सिक्रीशन में काम आती है, एंडोसाइटोसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस। अब जो हमने पढ़ा फोस्फोलिपिड्स के बारे में, कि जो हमने पहले पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसके अंदर लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर जो लिपिड्स हैं उसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट है वो फोस्फोलिपिड्स का होता है, फिर कोलेस्ट्रॉल होता है, फिर अदर ग्लाइकोलिपिड्स आते हैं। तो जो कोलेस्ट्रॉल है हम उसकी बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली में क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या उसका रोल है सेल मेम्ब्रेन में। जो कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा रिजिड होता है एज़ कम्पेयर टू फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड तो फ्लूडिटी प्रोवाइड कर रहा है और ये रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर फोस्फोलिपिड मेजर कंपोनेंट है और वो फ्लूडिटी है, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में रिच है, तो उसको स्टेबल कौन करेगा सेल मेम्ब्रेन को, कोलेस्ट्रॉल है, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है मेम्ब्रेन को। ठीक है, अब ये प्रोकैरियोट्स के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो अगर प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट है तो प्रोकैरियोटिक जो सेल मेम्ब्रेन है उसको कौन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं होपेनॉइड्स। ये पेंटासाइक्लिक स्टीरोल्स होते हैं। पेंटासाइक्लिक, पेंटा मीन्स 5, साइकिल्स साइकिल, तो जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर 5 साइकिल्स प्रेजेंट होती हैं। ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन को। तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो मोर रिजिड होता है एज कम्पेयर टू फॉस्फोलिपिड, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं मेम्ब्रेन को। ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन में, और प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन में होपेनॉइड्स होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल के जैसा फंक्शन करते हैं। कोलेस्ट्रॉल यूकैरियोट्स में हो गए और होपेनॉइड्स प्रोकैरियोट्स के अंदर हो गए, जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया जो लिपिड कंपोनेंट था उसके बारे में, कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ लिया, फोस्फोलिपिड्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन्स के बारे में, कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन्स भी हैं। तो प्रोटीन जो है वो 2 टाइप के होते हैं। अब इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है। अब इनको किस बेसिस पे कैटेगराइज किया है कि ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है और ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ये इस बेसिस पे कि ईज़ ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि हम सेल मेम्ब्रेन से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना चाहें, निकालना चाहें, तो कितना ईजिली वो निकल रहे हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, उस बेसिस पे हमने इनको कैटेगराइज किया हुआ है। हम आगे चलते हैं, हम पहले पढ़ते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स के बारे में। जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होता है उनको इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं। अब ये 2 तरह से होते हैं, पार्शियली बरीड और टोटली बरीड विद इन द सेल मेम्ब्रेन, कि ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है तो इसके अंदर ये कम्प्लीटली बरीड भी हो सकता है और ये पार्शियली बरीड भी हो सकता है। तो जो इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो 2 तरह से हो गए। अब हमने बोला था कि इनको ना इंटीग्रल और जो एक्सट्रिंसिक है और इंट्रिंसिक है वो इस बेस पे बोला गया है कि कितना इजीली वो एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है या फिर इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं ये टाइटली बाउंड होता है सेल मेम्ब्रेन से, तो इनको निकालना मुश्किल होता है। ठीक है, जबकि एक्सट्रिंसिक वाले हैं वो सुपरफिशियल होते हैं तो उनको हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो पार्शियली बरीड होते, मतलब टोटली बरीड भी हो सकता है और पार्शियली बरीड भी हो सकता है। अब जो प्रोटीन्स टोटली बरीड होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर उनको हम कहते हैं टनल प्रोटीन। यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है सेल मेम्ब्रेन का, तो ये जो पूरे कम्प्लीटली बरीड है सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो टनल प्रोटीन है।
ये जो बीच में एक गैप सा बन रहा है, ये एक्सचेंज की तरह काम कर रहा है, पैसेज की तरह काम कर रहा है, ये मॉलिक्यूल्स को पास करेगा। तो ये टनल की तरह काम किया। ये पैसेज प्रोवाइड कर रहा है फॉर वाटर सॉल्युबल मटेरियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो वाटर सॉल्युबल मटेरियल्स है उनको पास करने में हेल्प करेगा। अब जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, मतलब उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो हेड पार्ट होता है और एक टेल पार्ट होता है। दिस इज़ हेड पार्ट और दिस इज़ टेल पार्ट। ठीक है, हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर लविंग होता है। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन्स लविंग, तो वो वाटर लविंग होता है। और जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब हाइड्रो वाटर एंड फोबिया मीन्स डर, फियर, तो वो मतलब वाटर फोबिक होता है, वाटर से फियर करता है, इस वजह से वो अंदर की तरफ है उसका, और जो हेड है वो बाहर की तरफ है। तो जो फोस्फोलिपिड है उसके अंदर हेड पोर्शन, टेल पोर्शन, हाइड्रोफिलिक पोर्शन, हाइड्रोफोबिक पोर्शन, तो दोनों पोर्शन प्रेजेंट हुए, तो इसलिए इसको एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। एम्फी मीन्स टू, पैथिक मीन नेचर, मतलब कि उसका हाइड्रोफिलिक नेचर भी है और हाइड्रोफोबिक नेचर भी है, तो फोस्फोलिपिड इज एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब दूसरा जो टाइप का प्रोटीन है वो पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है, वो सुपरफिशियली अरेंज्ड है सरफेस ऑफ लिपिड बाइलेयर। अब इसके अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, और इसको ये सुपरफिशियली अरेंज है तो हम इसको ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। तो हमने दो तरह से के प्रोटीन्स पढ़ लिए, इंट्रिंसिक प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन, और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन कौन से थे? जो कि टाइटली अटैच थे, उनको रिमूव करना, एक्सट्रैक्ट करना हार्ड है। और जो पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वो जो है वो सुपरफिशियली अरेंज्ड है लिपिड बाइलेयर में, और इनको सेपरेट करना ईजिली है। अब एक एनसीईआरटी की लाइन दी हुई है, ओलिगोसैकेराइड्स जो शुगर हैं ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन ऑन आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्ड इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन मैकेनिज्म। अब जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हमने पढ़ा था कि लिपिड, प्रोटीन है ना, अदर स्ट्रक्चर, कार्बोहाइड्रेट्स है ना, तो उसके अंदर ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं, मतलब ग्लाइको इन द सेंस यहाँ पे ग्लाइको किसके लिए यूज़ किया गया? कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज़ किया गया। कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन लिपिड के साथ एंड कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन प्रोटीन के साथ। तो इसके अंदर जो शुगर पार्ट है, मतलब ओलिगोसैकेराइड, सैकेराइड मीन्स शुगर मॉलिक्यूल्स और ओलिगो मीन्स फ्यू, 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर, जो कि ओलिगोसैकेराइड उनका ग्रुप पूरा बना के। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। अब इनका रोल क्या होता है? इनका रोल होता है सेल टू सेल रिकॉग्निशन में, कि मतलब एक सेल है यहाँ पर और दूसरी सेल है, इस सेल में भी सेल मेम्ब्रेन है और इस सेल में भी सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है? ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है और जो ग्लाइकोलिपिड है उनका जो शुगर पोर्शन है, मतलब ग्लाइको पोर्शन है, वो इन दोनों सेल को आपस में रिकॉग्नाइजेशन कराने में हेल्प करता है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीईआरटी. So this is our topic today. And one more thing, different courses की information is given in the description of this video. Thank you so much.